अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि आप सबके घर में खैरियत होगी, और अगर खैरियत नहीं है तो मेरी आपसे दिल से दुआ, मेरी आपके लिए दिल से दुआ है कि आपका हर मसला हल हो जाए और हर काम में आसानी हो। या फिर अगर ये प्रॉब्लम है कि खैरियत है लेकिन आपको लग रहा है खैरियत नहीं है किसी एक शख्स की वजह से जिसने आपका जीना हराम किया है, तो अल्लाह ताला आपके हक़ में आसानी करे। बल्कि मेरा मशवरा है कि उसको इग्नोर कीजिए। बचपन में हम अक्सर अगर आप लोगों ने भी किया होगा कि गुब्बारे वाला आया करता था, उसके पास ना सनग्लासेस होते थे। कोई येलो सनग्लासेस होंगे, कोई ब्लू होंगे, और बच्चे ख़रीदते थे। हमने भी बचपन में सनग्लासेस ख़रीदे, टॉय शॉप्स पे भी मिलते थे, गुब्बारा वाला भी बेचता था। अच्छा, अगर हम ब्लू वाले सनग्लासेस लगाते थे तो हमें दुनिया की हर चीज़ नीली नज़र आती थी। कोई येलो पहन लेता था, उसको सब कुछ येलो नज़र आता था। कोई पिंक पहनता था, उसको सब पिंक नज़र आता था। अब अगर मैंने ब्लू लगाए हैं और मेरी बहन ने येलो लगाए हुए हैं, तो मुझे हर चीज़ ब्लू नज़र आएगी और वही चीज़ उसको सारी येलो नज़र आएगी। उस वक्त तो हमें ये चीज़ बर्दाश्त थी, क्योंकि हमें पता था कि इस शख्स ने येलो कलर का सनग्लास पहना हुआ है तो उसको सब कुछ येलो नज़र आ रहा है, या मैंने अगर नीला पहना है तो मुझे सब नीला नज़र आ रहा है। तो बचपन में तो हम इस चीज़ को ना सिर्फ हम इस बात को एक्सेप्ट करते थे, बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, हम सब बड़े हो गए और हम आहिस्ता आहिस्ता हमने समझना छोड़ दिया कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ को या किसी वाक़े को या किसी शख्स को एक सर्टेन नज़रिए से देख रहा है, तो शायद इसलिए देख रहा है कि अब जो उसकी आँखों पे चश्मा है वो उसको उसी तरह दिखा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अब उसकी आँखों पे कौन सा चश्मा है? मेरी और आपकी आँखों पे इस वक्त जो एक चश्मा है, या मैं इसको कहती हूँ फ़िल्टर है, वो बना हमारी तमाम उम्र जो हमने गुजारी, हमारे तजर्बों से, मुशाहिदों से, हमने जो सीखा, और आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक फ़िल्टर हमारी आँख पर आता गया और वो हमारे सनग्लासेस बन गए, और हम उसी फ़िल्टर से दुनिया को देख रहे हैं। अगर हम एक पॉजिटिव इंसान है, हमने अगर दुनिया से अच्छा सीखा तो हमें पूरी दुनिया अच्छी नज़र आती है। और अगर हम नेगेटिव इंसान है और हमारा फ़िल्टर नेगेटिव हो गया है, धुंधला गया है, गंदा हो गया है, तो हमें पूरी दुनिया में गंद नज़र आता है। तो अगर आपसे कोई अपनी मुख्तलिफ राय का इजहार करता है, या अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं ये तो नहीं है, ये है, तो उससे लड़ने झगड़ने के बजाय ये सोचिए कि उसने सनग्लासेस कौन से रंग के पहने हैं। अगर वो एक शख्स ऐसा है जो आपके बैकग्राउंड से, या उसका बैकग्राउंड से मुराद है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या ख़ानदानी बैकग्राउंड उस शख्स से मुख्तलिफ है, तो डेफिनेटली वो दूसरे सनग्लासेस पहन के बैठा हुआ है। तो खुदारा लोगों से नज़रियाती बिला वजह का अख्तिलाफ़ करने के बजाय ये जहन में रखें कि ये जो नज़रियाती अख्तिलाफ़ है दरअसल उसके सनग्लासेस से अख्तिलाफ़ है, जिसका रंग हमें पसंद नहीं आ रहा। तो अब आपने क्या करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर कोई कुछ भी कहता है कि ये वाक़या ऐसा नहीं ऐसा है, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी है, जाने दें। वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है वो उस हिसाब से कह रहा है। दूसरी बात ये, अगर आपने कोई ऐसा गंदा सनग्लासेस पहना है जिससे आपको पूरी दुनिया गंदी नज़र आ रही है, तो उसको उतार के रख दीजिए। दुनिया भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और जो सब कुछ हो रहा है अल्लाह ताला ने जो सुबह से हमारे लिए एक स्टेज सेट किया होता है, वो बहुत खूबसूरत है, उसको एंजॉय करें। इसी थॉट पे मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपके साथ न्यूज़ रूम में मुलाकात होगी आपसे। मेरे पास है दुनिया भर से कुछ मज़ेदार, दिलचस्प और थोड़ी मुख्तलिफ मालूमात। आपने कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहिए सुबह 9 के साथ। मैं आपसे मिल रही हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं मौजूद हूँ न्यूज़ रूम में, और जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ तो आपको खुद ही से पता चल जाना चाहिए कि अब आने वाली हैं आपकी तरफ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी मुख्तलिफ दिलचस्प ख़बरें क्या हैं, कुछ मज़ेदार मालूमात है। और आज जो मेरे पास है वो आपको यकीनन कुछ बहुत हैरान कुन मालूमात में जो लेके आ रही हूँ। कोई आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे ये भी है। बहुत सारे लोग टर्की घूमने जाते हैं, बल्कि टर्की तकरीबन आधा पाकिस्तान टर्की घूम चुका है, और हमें पता भी होता है कि टर्की में जाऊंगा तो मैं फ़लाँ जगह ज़रूर जाना है, और वी टॉक अबाउट टर्की अ लॉट, और हम बहुत ऑब्सेस्ड भी हैं। फिर हमने बहुत सारे ड्रामे भी देखे हैं टर्की के, तो हमें ऐसा लगता है हम टर्की के बारे में अच्छा खासा जानते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये शायद आपको नहीं पता होगा। टर्की में एक ब्लैक सी के पास एक टाउन है जिसका नाम है मडर्नू, और वहाँ पे एक इलाका है जिसका नाम है बुर्जुल बाबास। बुर्जुल बाबास की ख़ास बात यह है कि 2014 में वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो कि तकरीबन 700 किले बनाने का प्रोजेक्ट था, समझे, महल। और वो क्यों बना रहे थे, उनका प्लान जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी
सेरॉड ग्रुप, उन्होंने इसलिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया क्योंकि वो चाहते थे कि वो अरबों को ये प्रोजेक्ट बेचें जो कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इतना खूबसूरत जो मौसम है और इतने हुस्न है, यहाँ पे आके अपने एक किले पर इन्वेस्ट करें, यानी कि अपने लिए एक महल ख़रीदें और यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारा करें। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का इन्होंने डेडलाइन रखी कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को 4 साल में ख़त्म कर देंगे। 2500 मज़दूर लगे इस प्रोजेक्ट पे और सुबह शाम काम हुआ और तकरीबन 500 के करीब इन्होंने कैसल्स बना डाले। लेकिन किस्मत की ख़राबी, 2 प्रॉब्लम्स हुए इनके साथ। एक ये कि उस ज़माने में टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई और काफ़ी तबाही हो गई। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वहाँ पे इलाका मकीन थे, जो उस जंगलों में लोग रहा करते थे, उन्होंने इन पर केस फाइल कर दिया। उन्होंने कहा इन्होंने हमारे जंगल काटे हैं, इन्होंने हमारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब जो ये कंपनी थी बेचारी, तकरीबन आधे जो कैसल्स थे वो बुक भी हो चुके थे। आपको पता है कैसल्स की कीमत क्या थी? तकरीबन $4.25 से $5 लाख का एक कैसल था। इनका इरादा था कि हम 3 लेक्स बनाएंगे, हम एक गोल्फ कोर्स बनाएंगे, एक मस्जिद बनाएंगे, एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, मतलब एक बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा टाउन डेवलप कर रहे थे जो कि फेरी टेल का, कोई डिज़नी का वो लगता है। अगर आप इसको देखें तो आपको लगेगा कोई डिज़नी का कोई टाउन है। फिर जनाब 2019 में सेरॉड ग्रुप ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी और जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट पर, उन सब ने अपना पैसा निकाल लिया और आज इसमें मुझे यकीन है भूतों का बसेरा होगा, क्योंकि इट्स बिन फ्यू इयर्स, यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं रहता। ये अंदर से भी अब ख़राब होते जा रहे हैं। फिर बर्फ़ पड़ती है और जब बर्फ़ पड़ती है और इतने सारे कैसल्स जो होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई आपको ख्वाब का मंजर देख रहे हैं या कोई आप परियों के किसी क्या कहते हैं परिस्तान में आ गए। तो अब अगर आप टर्की जाएँ और अगर आपको मौका मिले तो आप इस फेरी टेल कैसल लैंड को ज़रूर देखिएगा, जिसमें यकीनन इस भूतों का ही बसेरा होगा। और आप आयतुल कुर्सी पढ़ के जाइएगा ताकि आप जो है वो आप कोई भूत लेके वापस पाकिस्तान ना आ जाए। नेक्स्ट खबर है मेरे पास, बहुत ही अनोखी। आपको पता है बहुत सारे जानवर हैं जो कि कई साल से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि वो किसी ज़माने में एग्जिस्ट करते थे, कभी वो हुआ करते थे, मतलब हमारे जंगलों में पाए जाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात की वजह से वो ख़त्म होती गई उनकी स्पीशीज़। इसी तरह का एक जानवर, बल्कि मैमल्स जब हम कहते हैं तो हमें पता होता है दूध पिलाने वाले जानवर हैं, बच्चे देते हैं। ये अंडे देने वाला मैमल है और ये 61 ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो चुका था। साइंसदानों ने इसको एक्सटिंक्ट करार दे दिया था क्योंकि उन्हें कोई भी और अकिडना नहीं मिला था। इसका नाम होता है अकिडना। इसका एक्चुअली नाम है एटनबोरोस लॉन्ग बीक्ड अकिडना। तो जो अकिडना था ये 61 ईयर्स अगो 61 साल पहले देखा गया था। फिर बाद में इस वक्त तो म्यूज़ियम में है क्योंकि उनको पता था कि भाई ये तो ख़त्म हो गया दुनिया से। लेकिन रिसेंटली इंडोनेशिया में ये देखा गया है। एक एक्सपीडिशन था, वो साइक्लॉप्स माउंटेन पे कुछ लोग थे, वो साइक्लॉप्स माउंटेन पे कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने कैमरा में इस अकिडना को कैप्चर किया है, जिससे साइंसदानों में खुलबली मच गई है। और अब जो है साइंसदानों ने वहाँ टीमें रवाना कर दी हैं। अब वो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अरे एक अकिडना तो नहीं होगा, यकीनन उसकी कोई ना कोई फैमिली होगी। तो बड़ा एक मज़ेदार सीन हो गया कि जिसको 61 ईयर्स पहले देखा गया था अभी रिसेंटली नज़र आया है। वो अब अकिडना है कि अकिडना का भूत, हमें ये नहीं पता। अब आते हैं हम एक और ख़बर की तरफ। आप में से कितने लोग हैं जिनको सुई लगने का बहुत खौफ है? अच्छा, मेरी ना 2-3 दफ़ा हड्डियाँ फ्रैक्चर हो चुकी हैं। मुझे लगता है मुझे उस हड्डी का इतना डर नहीं था जितना मुझे अगर कोई बोले ना कैन्यूला लगाना है या फिर इंजेक्शन लगाना है, मुझे इसका आज तक खौफ है। उससे ज़्यादा बड़ा खौफ क्या होता है कि जब नर्स आपका हाथ पकड़ता है या पैरामेडिक स्टाफ आपका हाथ पकड़ते हैं और उनको आपकी वेन नहीं मिल रही थी, अब वो लगे हुए वेन ढूंढ रहे हैं और वो कभी यहाँ सुई लगा रहे हैं, कभी यहाँ सुई लगा रहे हैं। दैट कैन बी द नाइटमेयर। छोटे बच्चों में या मोटे अफराद में तो वेन का मिलना और मुश्किल होता है। ये मसला भी हमारे साइंसदानों ने अल्लाह का शुक्र है हल कर दिया है। ये कुछ साल पहले ये जो है इंफ्रारेड, एक्चुअली इसको कहते हैं नियर इंफ्रारेड, एक डिवाइस बन गई है जो कि जब आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त इमेजेस में कि जब उससे आप वेन्स देख सकते हैं। बहुत आम दस्तियाब है, इवन ये अब दराज पे भी मैंने इसको देखा कि दस्तियाब है। थोड़ी सी मैं कहती हूँ जितने लोग खून टेस्ट ले रहे हैं, सारी लैबोरेटरीज़ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, ये डिवाइस ले लें और जगह जगह हाथ पे मार के हमारी रगें ना ढूंढें, तो हम सब के ऊपर एहसान होगा। साइंसदानों ने हर चीज़ में इतनी तरक्की कर ली है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ इट्स द आइडियल टाइम टू बी लिविंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि पहले के ज़माने में तो जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इलाज तो होना ही था, तो
इंसान अच्छी खासी, एक तो ऑलरेडी तकलीफ़ में होता था, फिर वो इलाज की भी तकलीफ़ भुगतता था। आखिरी ख़बर गज़ा से। सबसे पहले तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो अपने तमाम ऑफिसेज़ में अपना परचम सरनगू किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के तकरीबन 101 वर्कर्स जो कि गज़ा में तैनात थे वो मार दिए गए हैं। ये अभी तक का बिगेस्ट यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स पे जो है समझे क्राइसिस आया है। अभी तक वर्ल्ड लीडर्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त ना सब सुन हो गए, कोई सुनने को ही नहीं तैयार। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी खुशाइंद खबर आई कि गज़ा में बारिश हो गई, क्योंकि आपको पता है कि गज़ा के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। हमें ऐसा लगा कि बड़ी अच्छी खबर है, गज़ा वालों को पानी मिल गया। लेकिन आपको पता है कि ये बेचारे जो वहाँ पे फंसे हुए लोग हैं मज़लूम, उनकी परेशानियों को और बढ़ाएगा, क्योंकि बमबारी से घर टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, ये जो सूरज का निज़ाम होता है ये सारा तबाह हो गया, और ऊपर से पानी, और पानी के साथ आती है सर्दी। तो इस वक्त गज़ा के लोगों को शदीद सर्दी, तेज़ बारिश और फ्लडिंग का ख़तरा है। तो हमें ज़रूर दिन में कुछ वक्त मुख्तस करना चाहिए, दिल से अल्लाह ताला की से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला गज़ा के लोगों के ऊपर रहम करे, इनके मामलात आसान करे। और अगर आप किसी ऐसी एड एजेंसी को जानते हैं जो आपको पता है कि आपको श्योरिटी है कि गज़ा तक इमदाद पहुँचाने में इनका किरदार होगा, तो वहाँ डोनेट कीजिए। अल्लाह ताला गज़ा के तमाम रिहायशियों पर रहम फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं अब ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी शेफ़ साइमा के किचन में, और हम उनसे जानेंगे कि आज शेफ़ साइमा के किचन में क्या पक रहा है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में, और आज बहुत ही कोई देसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, वरना साइमा ना हमेशा कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंट बनाती हैं। तो आज मुझे कुछ बहुत ही रेगुलर इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। जानते हैं कि आज क्या बन रहा है और इस रेगुलर में इर्रेगुलर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आविश, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बल्कि कल मुझे महसूस हुआ, कल हम सर्दी की बात कर रहे थे और जिन डिज़ाइनर को आपने बुलाया हुआ था तो वो विंटर फैशन की बात कर रही थी। तो कल मुझे पहली बार विंटर का एक झोंके का एहसास हुआ। शाम में मैं नीचे उतरी थी वॉक करने, तो वो बड़ी ही ज़बरदस्त सी फीलिंग के साथ। हाँ, और इसीलिए मैंने फ़ौरन आज ये निकाल लिया और मैंने कहा कि जो थोड़ी सी सर्दी आ रही है उसको जल्दी से एंजॉय कर लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि कराची वाले इसको करते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। मैंने आज सुबह जब हम आ रहे थे यहाँ स्टूडियो, तो मैं यही देख रही थी कि कुछ लोग बाइक वगैरह पे जैकेट्स पहने हुए थे, क्योंकि सुबह टेम्परेचर काफ़ी लो था, और जो लोग बाइक्स वगैरह पे सफ़र करते हैं उनको ये काफ़ी विंडी भी होगा यकीनन। तो मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा लेकिन इन कराची वालों के लिए ये कल तक की तो सर्दी ठीक है, हो सकता है अभी भी हो, लेकिन कुछ नहीं पता होता, क्योंकि कराची में जी बिल्कुल कराची का मौसम बहुत अनसर्टेन सा रहता है। सही बात है। इसलिए तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन नहीं तो आज पहन लो ना जो भी पहनना था, जैसे मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर तक गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, तो क्या हो रहा है साइमा? माविश, ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा सब्ज़ी क्या पसंद है? मेरी सैडली वही फेवरेट सब्ज़ी है जो कि तमाम डॉक्टर बना करते हैं, और कल भी दो डॉक्टर्स ने बना किया। आलू। अच्छा, चले आज हम आलू और भिंडी। अच्छा, तो भिंडी तो अच्छी सब्ज़ी मानी जाती है, मगर आलू, हर चीज़ में आलू। अब आप बताइए। लेकिन आलू आज हम जो है वो रेसिपी जो मैं सिखाऊंगी वो पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स की सिखाऊंगी। लेकिन आलू के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो हम अपने नाजरीन को एंड सेशन में ज़रूर मैं जो हमारे तमाम डॉक्टर हजरात ज़रूर सुने, जो हर कोई यहाँ के बैठता है और ये कहता है कि आलू छोड़ दें। माविश, असल में बात ये है, देखें कोई भी चीज़ मॉडरेट उसमें यूज़ करें आप तो उसका कभी नुकसान नहीं है। जैसे हम मियाना रवी कहते हैं, अगर आप हर चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल कर लेंगे, हर चीज़, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो जो बेनिफिट ही पहुंचा रही हो, तो उसका तो उल्टा नुकसान हो जाए। सही बात है। और चाहे वो खाना हो चाहे इमोशंस हो, बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है, बहुत ज़्यादा सख्ती और मारपीट भी। तो कि हर चीज़ को, वही जो बात हो रही है ना मियाना रवी, हर चीज़ में मॉडरेट वे अगर आप अपना लेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, और इस चीज़ पर बिलीव भी रखें
जब आप बिलीव रखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। तो जनाब जी माविश, मैं जो ये आज चिकन और पोटैटो कत्तिस लेकर आई हूँ, एक तो ये सोर्स ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि इसमें चिकन शामिल है, चीज़ शामिल है, चीज़ भी शामिल है हम करेंगे, और आलू शामिल करेंगे। तो वो बच्चे, क्योंकि आपको पता है बच्चों को ज़्यादातर सब्जियां नहीं पसंद होती, ठीक है, लेकिन आलू किसी भी फॉर्म में आप उनको दे दें तो वो आलू बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और बच्चे क्या, बड़े भी आलू किसी भी फॉर्म में दे दें। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग होंगे जिनको आलू नहीं पसंद। मेरे 2 अनोखे बच्चे हैं 3 में से जो आलू नहीं खाते। आलू और बिल्कुल वो भी ये नहीं कहते हैं कि खाते। व्हाई यू पुट पोटैटो इन एवरीथिंग। हाँ ओके, तो बहरहाल मैंने बिल्कुल से मुरादी मजबूरी में तो खाते हैं। मजबूरी में, यानी ऐसा नहीं है कि मुंह को नहीं लगा। एक बच्चा है जो आलू, हाँ, जो मेरी तरह। अच्छा, लेकिन ये हमारे घर में तो खैर बहुत पसंद किया जाता है, हम सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। और पोटैटो के वैसे अगर हम पाकिस्तानी क्यूज़ीन में अगर हम बात कर रहे हैं तो यूजुअली आप देखती होंगी कि घरों में जो पोटैटो यूज़ हो रहा होता है या तो फ्राइज़ के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, कटलेट्स हो गए, और लोग घरों में आलू गोश्त बना रहे होते हैं, आलू की तहारी बनती है, आलू गोश्त तो मुझे बहुत बिरयानी हमारे कराची वालों को बिल्कुल, यानी आलू के बगैर तस्वुर नहीं है बिरयानी, है ना? और आपको पसंद है? बहुत। अच्छा, मुझे तो ये है मुझे आलू, बस आलू मुझे भी बहुत ज़्यादा आलू पसंद है। और जब मैं आलू खा रही होती हूँ, मुझे कितनी भूख लग रही है और आप आलू किया जा रहे हैं। मुझे सोचे ना, आप, मैं अपना बता रही हूँ, जब अगर आलू आता है ना तो मेरे भी जो सेंसेस है ना वो बिल्कुल आउट हो चुके होते हैं। मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है आलू खाने में, हाथ नहीं रोक रहा होता, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज़ में। और वो तमाम बातें जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ करके जा रहे होते हैं, वो भी बैक ऑफ माइंड एक जंग की तरह चल रहा होता है कि मैंने क्या सिलेक्ट करना है, मियाना रवि या उससे ऊपर कि अपना नुकसान कर लूँ। तो बहरहाल ये तो खैर सब मजाक की बातें थी। अब हम थोड़ी सी जो है वो अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ चलें। बिल्कुल चलें। ठीक है। अच्छा माविश, यहाँ पे जो है मैंने, चूँकि ये पोटैटो एंड चिकन कटलेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 4 आलू, 3 से 4 अदद आलू आप इसको उबाल लें और मैश कर लें, ठीक है। अच्छा, ये आलू इस सीज़न के, ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आलू भी ये हमारा नया आलू है जो आया हुआ है मार्केट में। ये सर्दियों के सीज़न में आता है, ठीक है। और आप शायद जानती होंगी माविश, आलू के भी कई किस्में हैं। जैसे हमारे यहाँ पर तो पर्पल आलू नहीं मिलता, लेकिन बाकी जो जगह है, स्पेशली अमेरिका में, पर्पल आलू भी अवेलेबल है, जिसका अंदर का गूदा कहना चाहिए, वो भी पर्पल है। वो भी पर्पल है जी। और यहाँ पर हमारे यहाँ ज़्यादातर रसेट पोटैटो जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और नया आलू ये जो अभी आया हुआ, इसकी स्किन बहुत थिन होती है, तो आप इसको सिर्फ धो के अच्छी तरह भी डाल सकते हैं आप बिल्कुल, ये आप इसको डायरेक्ट, अच्छा बेक्ड के लिए ये बहुत अच्छा है, ये वाला आलू, नया वाला आलू बेक पोटैटोज़ के लिए बहुत अच्छा है। और आप इसकी खाली स्किन हल्की सी भी आप इसको धो ही लें, हाँ, स्क्रैप कर लें या धो भी लेंगी। मैं अपने घर में, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा पसंद है जब ये नए आलू आते हैं, क्योंकि साल के सारे आलू, यानी जो भी आलू जिस किस्म का आया होता है वो नहीं खाना चाहते बिल्कुल भी, वो उनके लिए जहर होता है। लेकिन नए आलू का वो बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं। ये मुझे पहली बार पता चला ये नया आलू पुराना आलू। मुझे तो बस पता था आलू भाई, हमारे घर में तो इस आलूओं का बहुत इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि वो गोल गोल जो है ना, उसको काट के आप स्किन के साथ आप उसको हल्का सा फ्राई कर लें, बहुत अच्छा बनता है। मेरे लिए तो एजुकेशनल सेगमेंट होता है। मुझे तो बस खाना हो, अच्छा हो, टेस्टी हो। नहीं, आप ट्राई कीजिएगा। तो ये वाले जो आलू हैं आपने ले लिए हैं, ये ले लिए 3 से 4, ठीक है। इसके साथ ही जो है वो अब मैं इसमें चिकन मैंने 1.5 कप मैंने जो है इसको काली मिर्च और नमक के साथ बॉईल करके श्रेड कर लिया है, ठीक है। इस चिकन को ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। 4 आलू यहाँ हमने बॉईल करके मैश कर लिए हैं। फिर हम इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ड्राई अज़ा शामिल करेंगे, वो है 1 टेबलस्पून के बराबर हमारा चिकन पाउडर। हम इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अगेन, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो तेज़ नमक
खाना चाहते तो वो हैं ऐड कर ज़्यादा तो सकता वो है। ऐड कर सकते ठीक है, हैं। चिकन पाउडर हो गया। चिकन पाउडर हो गया। ये हम 1 टेबलस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर यूज़ कर अच्छा, रहे हैं। paprika अगर पाउडर। घरों में आपके पास पेपरिका पाउडर ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर फॉर्म में आती है, हर जगह आसानी से मिल जाती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ना हो तो ऑल्टरनेट आप हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर यूज़ करना है। साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो पेपरिका पाउडर होता है वो लाल वाली जो शिमला मिर्च आती है उसको पीस के ड्राई करके पीस के बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को शायद इल्म नहीं होगा, वो समझते होंगे ये मिर्चों का पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, बट ये लाल मिर्चों का पाउडर नहीं है, लाल शिमला का, ये लाल शिमला मिर्च का पाउडर है। इसका जो है फ्लेवर बहुत माइल्ड फ्लेवर होता है, इसमें तेज़ी नहीं होती, इसलिए आप इसको आराम से 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं अपने खाने में। फिर हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हाफ़ टी स्पून ही क्रश्ड रेड पेपर यानी चिली फ्लेक्स जो हमारे हो गए। अच्छा, इसका जो बहुत इन्हांस करेगा फ्लेवर वो है 1 टेबलस्पून के बराबर गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो इस स्टेज पे आप क्रश करके अपना गार्लिक, फ्रेश गार्लिक क्रश कर लें, वो ऐड कर लें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है। फिर हम यहाँ पे शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के ही बराबर ज़ीरा पाउडर। सही है। पिसा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड नहीं है। और 1 टेबलस्पून के बराबर ही हम चाट का मसाला इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। रोस्टेड क्यों नहीं लिया? अगर मेरे पास, जैसे मेरे पास रखा होता आप है, डाल सकती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रोस्टेड का भी, लेकिन चूंकि रेसिपी इस तरीके से थी, बट आप उसको शामिल कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि अब इसमें कुछ हरा मसाला हम यूज़ करेंगे। ये मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर, 1 कप से ये थोड़ा कम है, 2 हरी मिर्चें लेके मैंने चॉप कर ली थी, और तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया भी मैंने चॉप कर लिया था। तो हरा धनिया, हरी मिर्चें साथ हो गई हैं। ये हाफ़ कप बन रहा है यहाँ पर इस वक्त हमारे क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन अगर कोई इसमें से कोई चीज़ ना डालना चाहे या बढ़ाना चाहे, या आप मिंट शामिल करना चाहें, तो आप पुदीना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आलू के कबाब, आलू के साथ बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने हरी प्याज ली है तकरीबन हाफ़ कप के बराबर, उसको भी मैंने जो है बारीक बारीक सा काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसमें जाएगा हाफ़ कप के बराबर चेडर चीज़। ठीक है, चेडर चीज़ जाएगी, ग्रेट कर ली है, कद्दूकश कर ली है, ये यहाँ पे मौजूद है। फिर हम इसमें डाल रहे हैं जो इसको यानी इस कबाब को, कटलेट्स को और ज़्यादा फ्लेवरफुल और अंदर से सॉफ्ट बनाएगा, वो है 1 टेबलस्पून के बराबर मेयोनेज़। अच्छा, ठीक है। अगर किसी के पास मेयोनेज़ नहीं है तो वो उसकी जगह 1 टेबलस्पून क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत गीले नहीं हो जाएंगे? नहीं, गीले नहीं होंगे माविश, क्योंकि हमारे जो 1 टेबलस्पून लिया ना, तो ये उसी में टेक्सचर। लेकिन आलू को मेक श्योर करें कि वो गीले ना हो। गीले अक्सर ना होता है ना उबले हुए गीले आलू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो मलीदा वाले आलू हो जाते हैं, मुशी से आलू हो जाते हैं, वो ना हो। और अगर आपको लगे, फिर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ, बहुत सारे लोग आलूओं को भी बहुत ज़्यादा उबाल लेते हैं, हलवा टाइप का हो जाता है, या आलू ख़राब भी आ रहे होते हैं ना बाज़ दफ़ा, आपको नहीं पता। आलू अगर धोखा दे दें तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि फ़ौरन ब्रेड क्रम्स हाफ़ कप उसमें मिला देना है। हाफ़ कप से कम भी आप मिला सकते हैं। जब आप मिक्सिंग कर रहे हो उस टेक्सचर की, तो आप देखते रहें कि वो कंसिस्टेंसी कबाब की होल्ड वो ज़रा होल्ड कर जी। अच्छा, ब्रेड क्रम्स आप ब्रेड ब्लेंडर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के, उस वक्त चॉपर में डाल के बना भी सकते हैं ना घर में? आप घर पे भी बना सकते हैं। आपके पास अगर पापे पड़े हैं घर में तो आप उससे भी बना सकते हैं। बाज़ार में बहुत सारी वैरायटी भी अवेलेबल है। और अगर ब्रेड क्रम्स भी आपके पास नहीं है तो आप ब्रेड का स्लाइस ले लें, उसको हाथ से चाहे चूरा कर लें, वरना आप चॉपर में चला के सिंपली उसको मिक्स कर लें। अच्छा, अगर हम ब्रेड का स्लाइस लेके अगर ड्राई कर लें तवे पे और फिर चूरा कर लें, है ना, वो भी कर लीजिए, उससे आसानी से चूरा हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी अच्छा अंदर क्रिस्पी, अंदर भी उसका एक क्रिस्पीनेस आएगा। अच्छा, यहाँ पे माविश मैंने तकरीबन 1.5-2 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स लिए हैं, जो हम अपने कबाब के कटलेट्स के कोटिंग में यूज़ करेंगे। 2 अंडे मैंने ले लिए हैं यहाँ पे।
ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। मैं मेथड भी बता देती हूँ पहले, फिर हम अपनी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेथड बताएं। ठीक है माविश, हम लोग ये करेंगे कि आलू में हम चिकन ऐड करेंगे और अपने तमाम मसाले डाल देंगे सवाए अंडे और ब्रेड, क्योंकि वो दोनों कोटिंग के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद उसको मिक्स करके हम कटलेट्स का कोई भी फॉर्म, कोई भी शेप आप बना लीजिए और फिर आपने इनको डिप करना है अपने जो फेटे हुए अंडे हैं उनमें। उसके बाद आप उसको फिर डिप करें, कोट करें अपने ब्रेड क्रम्स के साथ। एक चीज़ और मैं बता दूं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमें फ्रीज़ की हुई भी आप बताएं रेसिपीज़, तो आप इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 से 3 हफ़्ते एयर टाइट कंटेनर में आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रीजिंग के लिए आप एक स्टेप और इसमें बढ़ाएंगे, वो सिक्योर करेगा कि जब आप इसको फ्राई कर रहे हो ना तो कटलेट ज़रा सा भुरभुरे होके बिखरे ना। आप इसके साथ ही मैदा भी कोटिंग में लगाएंगे। जब आपने कटलेट को शेप दिया है, शेप देने के बाद उसको हल्का सा आपने मैदे में कोट करना है जी, फिर अंडे में कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करना है और लाइन के साथ आपने अपने कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रख देना है। आज हम जो हैं वो यहाँ पे तो डायरेक्ट फ्राई भी करेंगे, क्योंकि हम कोई प्याज नहीं डाल रहे तो वो बाद में खराब बिल्कुल वो ख़राब नहीं होगा। और आलू को ज़रा रिस्की होता है फ्रीज़ करना। मैं यूजुअली आलू की कोई चीज़ फ्रीज़ नहीं क्योंकि उसमें वाटर होती। रिटेन हो जाता है। बिल्कुल, तो वो वाली बात नहीं रहती। लेकिन फिर भी बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें बताएं, तो ये रेसिपी ऐसी है जिस आप हर रेसिपी को आलू की नहीं फ्रीज़ कर सकते। यानी अगर आप पोटैटो पैनकेक्स बना रहे हैं तो उसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये करें कि आप शुरू मैं करें, मिक्सिंग शुरू करती हूँ। हाँ, आपको अगर ब्रेक की तरफ चलना है सारी तो चीज़ हमारे सामने डाल दें, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ठीक है माविश, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और माविश, आप बताइए कि आप भी कटलेट्स बनाती होंगी घर पे? हाँ बिल्कुल बनाती हूँ। ये मुझे दे दीजिए सर। तो सादे भी इसको ना आप यहाँ पे मिलाते हैं ताकि नज़र आए कैमरा में। मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। अच्छा, इसको हम अभी यहाँ रखते हैं। ये मैं हटा दूँ? हाँ, ये भी हटा दीजिए। अच्छा माविश, ये सारे मैंने नाप के रखे हुए थे तो ये मैं सब कुछ पूरा डाल रही हूँ। इस स्टेज पे आप इसको मिक्स करके आप अपनी सारी यानी फ्लेवरिंग चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आलू पका हुआ है, हर चीज़ कुक्ड है, कोई इसमें हमें ज़्यादा वो वाली है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं कि हम इसको कच्चा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं कटलेट्स बनाती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं तो हर वो चीज़ बनती है जो नहीं। मैं ये भी पता करना चाह रही थी कि हमारे जो जैसे आलू की रोटियां, अब सर्दियां आ रही हैं, वो ख़ास जो आलू का पराठा जो आलू का पराठा, अच्छा हमारे गर्मियों में भी बन जाता है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग उसको सर्दियों से एसोसिएट करते हैं। और जैसे मूली के पराठे बनाए जाते हैं वैसे नए आलू के साथ, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब आप आज जाके सब्जी वाले को कंफ्यूज कीजिएगा नहीं, उसको पता होगा, मुझे मालूम है ना। मैं उसको क्या कंफ्यूज करूँगी, उसको इम्प्रेस करूँगी अपनी नॉलेज से। वो बोलेगा बाजी नया आलू दीजिए, कहेंगे क्या हो गया आज, कहाँ से आ रही हैं? वो बोलेगा बाजी देखो यहाँ। अच्छा, मेरे हालात ये सब्जी वाले से पूछती हूँ भाई कौन सी अच्छी सब्जी है, अच्छा अच्छी है चलो, वो कहेगा चेक करेंगे, नहीं मुझे तुम पे ट्रस्ट है। तो फिर मेरा ट्रस्ट कोशिश करता है कि कायम रखे। आपका सारा ट्रस्ट का जो है हाँ, मेरा सारा भाई, मेरी पूरी ज़िंदगी ट्रस्ट पे गुजर रही है। अच्छी बात है, लोगों पे ट्रस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप हमेशा ही कंफ्यूज मेरा रहेंगे। एक मानना है, मुझे वैसे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जैसा गुमान होता है आपके साथ वैसे ही होता है। हाँ, मैंने ऐसे रैंडम लोगों पे ट्रस्ट किया है और मुझे कभी भी किसी ने धोखा नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ना हो कि अभी कल ही कुछ हो जाए और मैं आके बता रही हूँ कि साइमा मैंने यहाँ कहा और मेरे साथ ये हो वैसे नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। लाख शुक्र है। आपको एक चमचा और दूँ या मैं ब्रेक पे जाऊँ? आप ब्रेक पे क्योंकि हमारे दूसरे गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। इसका मिक्सचर रेडी करेंगे और फिर मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर इसको चलो ठीक है, ओके साइमा, आप ये जब तक मिक्स करें हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ वो हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। कल हम बात कर रहे थे हड्डी और जोड़ के दर्द की, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि क्यों होता है, क्या होता है। इसी सिलसिले में इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम आज गुफ्तगू करेंगे कि वो जो दर्द है उसका एक और इलाज भी है, वो किस तरह मुमकिन है, वो आप जानेंगे इस
छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि हम सब के जो हड्डी और जोड़ के मसाइल हैं, जिनका हम ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई डॉक्टर बुलाते रहते हैं, उसी सिलसिले में हमने आज एक और शख्स को मदऊ किया है। हमारे आमतौर पे जब हम किसी की खैर खैरियत पूछते हैं ना, तो 2-4 मसले कॉमन है। एक तो ज़ाहिर हार्ट एक तो है ही, उसकी अलग बात करेंगे। हड्डी और जोड़ के मसला, रात भर मुझे नींद नहीं आ रही, सर में मेरे दर्द है। मतलब वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक मसाइल का अंबार हैं, जिसको फ़ोन कर लो और खैर खैरियत के बाद थोड़ी सी बात आगे बढ़ाओ, उसके पास एक पूरी लिस्ट होती है जो हमें थमा देता है, जिसका हल हमारे पास नहीं होता, लेकिन मशवरा ज़रूर होता है। तो हमने सोचा कि इन मशवरों के लिए सही शख्स को बुलाया जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे साहब जो आपको बताएंगे जो आपके तमाम मसले हैं उनका हल क्या है। तो मैं आपको मिलवाती हूँ रोहेल शेख से, जो कि सुकून वेलनेस के फाउंडर और CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? बिल्कुल ठीक। रोहेल, आपके साथ ऐसा होता है किसी की खैरियत पूछो तो थोड़ी देर बाद अपने घुटनों का दर्द बता रहा होता है? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल से, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो लोग तो मतलब पूछते रहते हैं कि यार हमें ये मसाइल चल रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रही है, कंधों में दर्द हो रही है, थकावट बहुत रहती है, नींद नहीं आती है। इस तरह के मसाइल, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारी सोसाइटी में भरे पड़े हैं। मतलब और हमारी सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी नहीं है, कोई मसलों का पोटला है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जहाँ आपने कोई शख्स उठाया उसमें इतने सारे मसले, वो ठीक है, क्योंकि उनको एड्रेस नहीं किया जाता उन मसलों को। वो टाइमली एड्रेस किया जाए, या उसको उन मसाइल को आप एड्रेस करते रहना साथ साथ, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती उन मसाइल की वजह से। थोड़ा मुझे सुकून वेलनेस के बारे में बताइए कि ये क्या? आप इसके नाम से थोड़ा सा जज कर सकती हैं। बहुत आसान और बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े का इसका जो है ना सारा वो बैकग्राउंड है। बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव, जो आपने बात की कि सोसाइटी में जब आप बैठते हैं किसी से भी बात करें तो उसके 100 मसाइल आ जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना लोगों को ईज़ किया जाए। मेडिकेशन के थ्रू तो चलता ही रहता है सारा प्रोसेस। फिर हमने सोचा कि नेचुरल मेडिकेशन की तरफ जाएं। फिर हमने वहाँ से भी देखा कि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। तो हमने फिर क्या किया कि हमने इसेंशियल ऑयल्स को लिया। इसेंशियल ऑयल्स जो कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है, जिसको निगलेक्ट किया जा रहा था बहुत सारे टाइम से। अब पीछे चले जाएं तो पहले इन्हीं चीज़ों से इलाज किया जाता था। तो हमने फिर इसेंशियल ऑयल्स के ब्लेंड्स बनाए। उन ब्लेंड्स से डिफरेंट इंडिकेशंस के ऊपर काम किया कि लोगों के घुटनों और जोड़ों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, उनके जो हेडेक और मिग्रेन के इश्यूज हैं उनको हल किया जाए। मतलब ऐसे लॉट ऑफ मसाइल जिनको आप हल कर सकते हैं थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो उसको बस चीज़ें तो थी पहले से, लेकिन उनको सामने लेकर आना, उनके ऊपर रिसर्च करना और उनकी कोई एंड प्रोडक्ट बनाना, ये बेसिक काम था। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, 7 से 8 साल लगे सारे प्रोसेस पे। जी अच्छा, ये बताया आपने एसेंशियल ऑयल्स का जिक्र किया। एसेंशियल ऑयल्स होते क्या हैं? बेसिकली प्लांट और सीड्स, प्लांट्स एंड सीड्स के जो एसेंस होता है उससे ये ऑयल मतलब निकाला जाता है। ठीक है, मतलब ये प्लांट्स और सीड्स की बेस पे होता है सारा का सारा। सही। और एसेंशियल तो इनको नेचुरल ऑयल्स भी कह सकते हैं? जी, नेचुरल ऑयल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स तो सारे नेचुरली होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बहुत ये बड़ा टर्म हम सुनते हैं, और अक्सर लोग सोने से पहले भी एसेंशियल ऑयल्स। तो ये जो आपके एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो कौन कौन सी बीमारियों में या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में मसाइल का हल दे रहे हैं? हमने कोशिश किया कि हम सर से लेकर पाँव तक तमाम मसाइल को कवर करें। जो सर दर्द से शुरू हो रहा है? जी, सर दर्द से शुरू हो रहा है। जो डेली रूटीन के मसाइल हैं, आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हैं। आपको हेडेक है, आपको मिग्रेन है, सारा दिन आप भी, जैसे आपकी रूटीन बहुत हेक्टिक है, शोज करती हैं, उसके बाद घर भी जाना और सारे मामला। तो हेडेक के जो मसाइल हैं उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, दैट इज़ रिलैक्सो। उसका अरोमा इतना अच्छा है, इतना शानदार है कि आप बड़ा रिलैक्स रहते हैं, आपका सर दर्द भी चला जाता है। मिग्रेन भी होता है, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मिग्रेन होता है आजकल, आपको पता है, स्ट्रेस्ड है सारा का सारा हमारा जो माशरा इस वक्त हर तरह से सब स्ट्रेस में। हाँ, तो वो मिग्रेन के भी इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है वो रिलैक्सो। उसके बाद रात को जब आप काम करके थक जाते हैं, रात को जब आप बेड पे जाते हैं तो सोचते रहते हैं कि आज ये नहीं किया, आज वो नहीं किया, कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, मतलब ऐसी चीज़ें घूमती रहती हैं, आप रिलैक्स नहीं हो पाते। उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज़ नाइट ऑन। उसके अंदर लेवेंडर ऑयल है, उसके अंदर कैमोमाइल है। मतलब ये लेवेंडर तो आपको पता है कि बहुत उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट भी है।
उससे आपको विद इन मिनट्स जो है ना आप सो जाते हैं, डीप चाहे स्लीप आपको में चले कितना जाते भी हैं। इंसोम्निया हो। जितना भी इंसोम्निया हो, आप अगर पिल्स पे भी है ना, मैं इस चीज़ के ऊपर, अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमारे इसके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमें फीडबैक देते हैं कि अगर आप पिल्स पे भी हैं तो विद इन वीक्स आपके पिल्स जो है ना वो छूट जाती हैं, आप वाह। पिल्स छोड़ देते हैं अच्छा, sleeping यहाँ pills। पे मैं आपको रोकूंगी, आप फिर मज़ीद आइएगा बॉडी में नीचे तक। मुझे बताएं कि जैसे हम पिल्स पे होते हैं तो वो बड़ी एडिक्टिव होती हैं, फिर उनके बगैर नींद नहीं आती, क्या ये ऑयल्स भी एडिक्टिव हो जाते हैं? नहीं, ये एडिक्टिव नहीं है बिल्कुल भी, चूँकि ये नेचुरल हैं, आपने इसको टॉपिकली यूज़ करना है तो एडिक्टिव नहीं हो सकते। ये आपके नेचुरल स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है, उसको इम्प्रूव करता है। कुछ टाइम के बाद आप ऑयल्स भी छोड़ देते हैं, अच्छा, नाइट ऑन को भी आप ज़बरदस्त। लगाना छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के बाद आपका स्लीप पैटर्न बेहतर हो जाता है। अच्छा, और फिर इसके अलावा इसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी सोसाइटी का एक बहुत common है, हाँ। मेन प्रॉब्लम Main है, ingredient है हमारा, कॉमन हाँ। प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने एनलिफ्टो बनाया है। एनलिफ्टो का कमाल ये है कि आप जितना भी आपको मूड चिड़चिड़ा हो, बच्चों पे गुस्सा आ रहा है, आपको अपनी टीम पे गुस्सा आ रहा है, या आपको और भी मसाइल हैं, ट्रैफिक में भी गुस्सा आता है आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप बात बात पे चिढ़ते हैं चीज़ों पे, तो आपने एनलिफ्टो के जस्ट अपने टेम्पल्स पर, अपने फोरहेड पर मसाज करना है, तो आपका मूड एलिवेट हो जाता है वाह। चंद मिनट्स में। और फिर आपके इर्द गिर्द के लोग बच जाएंगे आपसे। हाँ, वो बच जाएंगे, वो उनके लिए, बेसिकली ये उनके लिए सुकून है। इस सुकून और वेलनेस दूसरों के लिए, दोनों के लिए। हड्डी और जोड़ का आप कुछ बता रहे अच्छा, उसके बाद जब अब हड्डी और जोड़ का तो पूरा एक प्रोसेस है ना, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उससे पहले पट्टे, जो जी, पट्टों का जी, खिंचाव आता है, जैसे हम सारा दिन ऑफिस में काम करते रहते हैं, जैसे हम ड्राइव करते हैं, जैसे हम हमारे पोस्चर अच्छे नहीं है, हमारे पोस्चर, अभी भी मेरा पोस्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो हमारे मसल स्टिफनेस हो जाती है कंधों में, सर्वाइकल में। True। हमें डिफरेंट पिलोज यूज़ करने पड़ते हैं, कभी कोई पिलो रिकमेंड किया जा रहा होता है, कभी कोई पिलो रिकमेंड किया जा और रहा ठीक है। नहीं होते फिर उसके भी लिए स्पेसिफिकली हमने एक प्रोडक्ट बनाया, दैट इज स्टिफीज। वो 6 एसेंशियल ऑयल्स का ब्लेंड है, 6 एसेंशियल ऑयल्स मिलाकर वो बनाया गया है। अच्छा, जी और बिल्कुल, कितना इफेक्टिव है ये? 100% इफेक्टिव है। आपके पास सक्सेस स्टोरीज हैं? हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे पास इसके स्पोर्ट्समैन की सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे हमारे बड़े स्टार्स की सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि यार सारा दिन पढ़ा के थक जाते हैं, कुछ ऐसे मसाइल, ड्राइवर्स हैं कुछ, और ऑफिस वर्कर्स हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें डेली अपने मैसेजेस, आपको मैं बताऊं कि मुझे डेली 10 से 15 मैसेजेस मेरी टीम शेयर कर रही होती है। मतलब वो मैसेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या बहुत ज़्यादा वो लाइक ऐसे मैसेजेस होते हैं कि मुझे उनको बताना ज़रूरी होता है कि सर ये लोग मतलब इतना प्रेज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इस तरह से सदका जारिया हो गया ना ये तो। सदका जारी हो गया। मैं बड़ा खुश होता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब लोग मतलब वो मुझे दुआ दे रहे होते हैं, हमारी टीम को दुआ दे रहे होते हैं। जो ख़वातीन के मंथली साइकिल्स होते हैं, जो जब उनके पीरियड्स होते हैं तो उनको बहुत क्रैम्प्स आते हैं, बहुत पेन होता है, मतलब वो इतना पेनफुल होता है कि वो बहुत कोई बर्दाश्त अंडरस्टैंड भी नहीं होता। करता और कोई सुनना भी नहीं उस पर चाहता। बात नहीं होती ना, उस पर अवेयरनेस नहीं दी जाती, हम लोग मतलब शर्माते भी है, शाइनेस भी है। और दूसरा हम कहते हैं कि हर महीने इनको सर पे चढ़ा लिया तो ये। हाँ, देखिए आप उसमें जब आप उनको जब उस पर पेन किलर्स देते हैं तो पेन किलर से वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो हमने उसके लिए डेवलप किया मिस्टी, वो कैनबिस ऑयल और रोज़ ऑयल पे जो है वो उसकी कंपोजिशन पे है, तो वो आप समझ लें कि 10 मिनट्स के अंदर आपको सुकून मिलता है, आपका सेटल हो जाता है। आपकी जितनी भी पेन है, आपको बहुत ज़्यादा पेन, ये टेस्टेड प्रोडक्ट है। ये इसके हमने 100 से ज़्यादा ट्रायल्स किए हैं, उसके हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हैं, और अभी हमारे जो कस्टमर्स भी ले रहे हैं, आप बिलीव करें कि ऐसे दुआएं देते हैं ना कि हमें लगता है कि यार हम ठीक काम कर रहे हैं। क्योंकि रोहिल, जो तकलीफ है ना सिर्फ वही जानता है जो भुगत रहा होता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखें, एक प्रॉब्लम है, आपको रहनी है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो ख़त्म नहीं हो सकता, आपको प्रॉब्लम रहनी है हर महीने के बाद। तो वो हमने उसका नाम भी मंथली डोज ही रखा है, मिस्टी मंथली डोज। तो आप उसको यूज़ कीजिए, 5 और 10 मिनट्स के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं। सही। उसके बाद हम नीचे लोअर एरिया की तरफ जाएं तो हमारे पास लेग मसल्स के लिए, काफ मसल्स के लिए एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है पेंटा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे ब्रांड के साथ साथ आप उनके नाम देख रही होंगी कि वो हमारे सारे प्रोडक्ट्स के नाम अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन हैं, उसके साथ जा रहे हैं सारे। पेंटा, जब हम रात को सोने लगते हैं तो थकावट की वजह से बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द हो रही होती है, उसकी वजह से भी हमें समटाइम नींद नहीं आती, तो उसके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर वो यूज़ किया जाए। उसके बाद आप हील्स पे चले जाएं, एड़ियों में बहुत दर्द होती है, खासतौर पे हमारे घर की खवातीन सारा दिन खड़ी काम करती रहती हैं, खड़ी रहती हैं, और इस तरह की डाइट भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। उसके लिए हमने बनाया हील इट। हमारे जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको यूरिक एसिड के मसाइल हैं और बाकी सारी चीज़ें, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि नाम के साथ सारी चीज़ें जा रही हैं, हील इट के नाम से वो प्रोडक्ट है,
और वो बहुत शानदार चीज़ है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था, वैसे तो बहुत इम्प्रेसिव है आपका जितना भी काम है। दूसरा, पेन किलर्स का एक नुकसान होता है कि आपके डायरेक्ट वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते आप ना? ये देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट आप यूज़ करें, जो सीरम, जो ऑयल आप यूज़ करें, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया पे आपने उसको यूज़ करना है। उसका मेन ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन तो है ही नहीं। आपके मेन ऑर्गन आपकी किडनीज है, आपका हार्ट है, आपका लिवर है, तो आपका उसके साथ तो इंटरेक्शन है ही नहीं आपके प्रोडक्ट का। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका मैंने अभी जिक्र नहीं किया। मैं आपको बताऊं तो लाइक यू विल बी सरप्राइज कि ऐसा भी होता है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा इस वक्त सुपर प्रोडक्ट है, पायनियर प्रोडक्ट है, वो है जॉइंट ऑन। तमाम जितने भी आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। अच्छा, जी, तो वो आर्थराइटिस के मरीज आर्थराइटिस के लोग जो हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ पेन किलर, एज ए रिलैक्सेंट। मतलब उसमें होता क्या है कि वो आपकी स्टिफनेस को कम करता है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से पेन कॉज हो रहा है। पेन का कॉज तो देखें कि पेन का कॉज क्या है। वो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वो स्टिफनेस हो सकती है, उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है। समटाइम आपको पता है कि हमारे जॉइंट इतने मोबिलाइज नहीं होते, हमें उठने बैठने में भी तकलीफ होती है। और वो लोग जो नमाज के लिए परेशान हैं, जो नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज को प्रॉपर जो नमाज का वे है उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बताऊँ। आपने मुझे अभी पूछा, एक साहब थे, उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया फार्मेसी से बाय किया और उन्होंने अपनी मदर को यूज़ कराया। विद इन वीक वो वापस आए फार्मेसी पे और उसके लिए एक सूट का गिफ्ट लेकर आए। अच्छा, कहता यार मेरी अम्मी 10 साल से नमाज नहीं पढ़ पा रही थी, तो मैंने ये एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट है कि वो अब नमाज पढ़ना शुरू हो गई हैं खुद से। ये बिलीव नहीं है, घुटने उनके मुड़ने लगे, पेन कम हो गया ना, पेन रिलीव हो गया। पेन तो बेसिक इशू है, जब आप उठते हैं, जब आप बैठते हैं आपको पेन आता है, वो तो बेसिक इशू है। उसको तो जॉइंट ऑन जो है वो मतलब आप समझ लें कि आपके जॉइंट्स को ऑन कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों को ये भी सजेस्ट करते हैं कि साथ में अपनी डाइट का भी ख्याल करें? क्योंकि बाहर से तो आप ठीक कर रहे हैं, मगर अगर इंसान जो है वो अपने साथ अपना सत्यानाश कर रहा हो तो वहाँ हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से सारे मसले आते हैं। हम लोगों को बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर साथ में हम डायरेक्ट कर रहे होते हैं लोगों को अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपनी हेल्दी लिविंग को कंटिन्यू रखें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट यूज करते रहे और बाद में कोई असर तो हो नहीं रहा। हाँ, कोई असर तो वो करेगी, लेकिन आप वो कहेंगे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको अपनी सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस पे एक और सवाल ज़हन में आ रहा था, इनकी जो प्राइस रेंज है, क्या ये अफोर्डेबल है? इनकी प्राइस रेंज अफोर्डेबल है। उसका एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रोडक्ट है, आप समझ लें कि फ्लूइज हमारा एक प्रोडक्ट है, वो फॉल एलर्जीज़ के लिए, जैसे अभी सीज़न शुरू हो रहा है एलर्जीज़ का, आपको ज़ुकाम रहता है, आपको मतलब खांसी आती है, तो वो घर के किसी भी बंदे को हो सकता है। जॉइंट पेन किसी भी बंदे को हो सकता है। जॉइंट पेन ज़रूरी नहीं है कि मेरी अम्मा बुढ़ी हैं तो उनको ही होना है या अब्बा बुढ़े हैं, तो किसी को भी हो सकता है। आपको इंजरी हो सकती है, इंजरी से स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, आपको खेलते हुए या किसी भी तरह से, अल्लाह ना करेगा किसी को इंजरी हो, लेकिन आपको मसले हो सकते हैं। आपको नींद अगर आज आपको नहीं आ रही, कल को मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो पूरी फैमिली का सोल्यूशन है। तो प्राइस तो कॉस्ट इफेक्टिव है ही नहीं, और अगर एक भी बंदे ने यूज़ करना है तो वो प्रोडक्ट आप 1 मंथ के लिए आपके मतलब इस्तेमाल में रहता है। तो इस्तेमाल होता है ना, थोड़ा 4 to 5 ड्रॉप्स आपने जहाँ पर भी आपने मैं बात करूँ जिस भी ऑयल की, वो आपने 4 to 5 ड्रॉप्स यूज़ करना है अपने इफेक्टेड एरियाज में। सही। अब कराची में दस्तयाब है? कराची में पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपके डोर स्टेप पे भी हम पहुंचाते हैं और फार्मेसीज पर भी अवेलेबल है। अच्छा। बड़े मार्ट्स पर भी अवेलेबल है। उसके बाद जितने भी आपके बड़े स्टोर्स हैं रेलेवेंट टू हेल्थ, वहाँ पर अवेलेबल है। और मैं ये देख रही हूँ कि हेयर ट्रीटमेंट भी है, तो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं? जी, हमने अभी स्टार्ट किया जो कि बहुत डिमांड थी, हमारा बहुत क्योंकि हमारी हड्डियाँ जोड़ दुख रही हैं, हमें शक्ल खूबसूरत चाहिए। हाँ, हमें मतलब वो आप अच्छा लगेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। सही बात। तो उसके लिए हमने ब्यूटी सेगमेंट पे काम करना शुरू किया है, जिसमें हमने फॉर हेयर्स हमने उसका नाम रखा है रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम। वो ट्रीटमेंट है प्रॉपर, उसके अंदर विटामिन ई है, उसके अंदर कैस्टर ऑयल है, उसके अंदर आर्गन ऑयल है, उसके अंदर मतलब इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं, टी ट्री ऑयल है उसके अंदर, सही, रोजमेरी ऑयल है। तो वो आपके हेयर्स के ट्रीट करता है। लाइक जस्ट वो ये नहीं है कि आपके बाल टूटते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर लें, या खुश्की के लिए आपको अलग यूज़ करना पड़ेगा, या स्कैल्प में आपके वो आ रही है, नमी आ रही है, उसके लिए अलग यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो एक ही प्रोडक्ट आप तमाम मसलों के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच रोहेल।
और ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मुझे आपकी बातों से अपनी अम्मी जहन में आ रही हैं कि वाकई उनको नमाज उठने बैठने में घुटनों की वजह से प्रॉब्लम बिल्कुल आप यूज़ कराइए उनको और मुझे उसका फीडबैक दीजिए, मुझे उसकी बहुत खुशी होगी उसको। ज़रूर, थैंक यू और अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे फॉर लॉन्चिंग सच अमेजिंग प्रोडक्ट्स। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, आपके टाइम का शुक्रिया और हम ज़रूर कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और आपको फ़ीडबैक देंगे। आपके घर में भी अगर कोई शख्स है जिसको हड्डी या जोड़ का मसला है, या अगर आप वो शख्स हैं जिसको नींद नहीं आ रही, तो अब कोई बहाने नहीं चलेंगे कि मैं सुबह इसलिए चिड़चिड़ा हूँ क्योंकि मैं रात को नहीं सोया। आप सुकून वेलनेस की एटलीस्ट वो रात वाली प्रोडक्ट लें, अपनी नींद पूरी करें और आगे जो है दूसरे लोगों की ज़िंदगी ख़राब करना छोड़ दें। हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक के बाद मेरे साथ एक मेरी बहुत अच्छी मेहमान मौजूद हैं जो आपको बताएंगी कि अगर आपके घर में छोटा और तारीख कोई कमरा है तो उसको किस तरह खूबसूरत और बड़ा दिखाया जा सके। इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम जो जिस शख्सियत से अब आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हमें ये बताएंगी कि अगर आपका कमरा छोटा है या बहुत इसमें अंधेरा है तो उसको बड़ा खूबसूरत कैसे दिखाया जा सके। हम सबको खूबसूरत घर अच्छे लगते हैं, हम सबको, हम किसी के घर जाते हैं तो हम बहुत इम्प्रेस होते हैं कि इतना खूबसूरत घर सेट है, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास तो इतना वो है ही नहीं, कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है या मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इस घर को खूबसूरत बनाऊँ। इन सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हमने आज मदऊ किया एक इंटीरियर डिज़ाइनर को जिनका नाम है सोलमाज रेगी। मिलते हैं सोलमाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महवेश कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सोलमाज पहले तो ये बताइए कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, एक आम तौर पे कॉन्सेप्ट है ना कि अगर मैं अपने घर को खूबसूरत बनाऊंगा तो महंगा बहुत हो जाएगा, तो क्या ये हकीकत है? महवेश मैं कहूँगी बिल्कुल मिथ है, लेकिन इसको टैकल करने का एक तरीका होता है। बिकॉज लोग जब इंटीरियर डिज़ाइनर के बारे में सोचते हैं, वही बात है आपकी कि वो समझते हैं पता नहीं कितने तो लूटेंगे। ये फर्स्ट वर्ड उनके दिमाग में यही आता है ना कि तो लूटेंगे। हालांकि उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो बहुत सारी जगहें उनको बचा रहे होते हैं। मतलब इसमें बेसिकली डिफरेंस है, बहुत कन्फ्यूजन है पाकिस्तान में इस टॉपिक में। एक वो आर्टिकल मैंने लिखा था, फ्रिक्शन इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग इन पाकिस्तान ना, क्योंकि बहुत इतना इसको लेके कन्फ्यूजन है। लोग जब हमारे पास आते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो कैसे हमें हैंडल करें या हमें क्या बताएं। अब हमें पता चल गया, हम पहले ही कह देते हैं देखें आप रिलैक्स करें, आपने ये पानी पिए, साइड में बैठे, हम कर आराम से बैठे, मैं आपको बताती हूँ कैसे लेके चलना है। वो मतलब परेशान हो रहे होते हैं कि अच्छा मैंने फर्नीचर भी खरीद लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, अब आप इसमें जादू की छड़ी कर दें। मैंने कहा अब आप मेरे पास आए ही ना इस स्टेज पे, तो आप कभी भी नहीं जाए इंटीरियर डिज़ाइनर के पास। जब आपने सब खरीद लिया है तो फिर वो क्या करेगा? सही बात है। मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज ना, उनको लग रहा होता है कि शायद हम सिर्फ सेटअप करने आएंगे और वो जादू की छड़ी चढ़ाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा, और ऐसे मौक़ों पे सोलमाज लोगों को जब डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि फर्नीचर भी ले लिया, पर्दे भी ख़रीद लिए, तो वो ये कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम भी कर देते थे, कर दे। और दूसरा, लोगों को ना ये वाला सेंस नहीं है कि सर्विस जो आपने दी, जो टाइम लगाया, जो दिमाग खपाई की है, उसके पैसे होते हैं। उसके पैसे बिल्कुल होते हैं। उसके पैसे तो मतलब ये कि वही बात है कि वो जैसे आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह आपको आपके स्पेस के साइज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं। एकदम मैं क्लियर कर दूँ, लोगों को नहीं आइडिया होता, वो कहते हैं पता नहीं कैसे चार्ज करते हैं। वो साइज़ के हिसाब से चार्ज करते हैं जितनी बड़ी स्पेस है। और दूसरी बात ये कि बाकी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जो फर्नीचर ख़रीदना है, जो वॉल की पेंट्स होनी है, तो वो तो आपका ये भले आप खुद लगा लें, वो उनसे मशवरा लेते रहें, कंसल्टेंसी बेस काम कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी तरीके से काम होता है। एक कंसल्टेंसी बेस होता है, एक टर्नकी होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। तो दो तीन स्टाइल्स। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा बता दें। कंसल्टेंसी है कि बस उन्होंने आपसे मशवरा कर लिया? नहीं, कंसल्टेंसी में सिर्फ मशवरा नहीं होता, हम उनको पूरा प्लान बनाएंगे और 3D 2D भी बना लेंगे और फिर उनको हम बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे कि अच्छा आपकी जो ये चीज़ है मार्केट में, इसमें ये वेराइटीज़ हैं और मेरे हिसाब से ये वाला बेहतर है और ये वाला प्राइस इफेक्टिव है। तो वो पूरा उनको एक गाइडेंस मिल रही होती है मार्केट की। वो घर बैठ के उनको सब पता चल रहा होता है, अच्छा मैं इस शॉप में जाऊँ, ये ले लूँ। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं अक्सर क्लाइंट्स को, जी अच्छा ये तो अपने ही वाले मार्केट का बताएंगे, ये तो अपने वाले दोस्त का बताएंगे। बिल्कुल। तो ये भी कहते होंगे हमारे एक जानने वाले उससे बनवा लेते हैं, है ना? ये तो उसमें भी हम लोग ओपन है। व्हेन इट्स ओनली कंसल्टेंसी तो हम ओपन होते हैं
आप अपने जानने वाले से बना ले, लेकिन सुपरवाइज हमसे करें। मतलब हम उसको जाके हम हेड करेंगे हाँ, हम project? हेड करेंगे, वी विल टेल देम कि नहीं इसको ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है। अच्छा, उसमें इश्यूज ये आते हैं कि जब बंदा दूसरा होता है ना, आपने देखा होगा एक मेंटालिटी होती है, जब 2 डॉक्टर्स होते हैं या 2 कारपेंटर होते हैं, उसने उसकी बुराई करनी होती है, इनको तो पता ही नहीं है। हाँ हाँ, वो खुद चैंपियन होता है। हाँ, ये पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो ये इश्यूज भी बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। वो लेकिन जो आपने एक बात की थी ना, ट्रस्ट इशू, अब आप जब ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, जो आपको हेल्प कर रहा है, तो हर तरह के इशूज आएंगे। दूसरा आपने बताया था टर्न की, हाँ, एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें होता है कि चीज़ें आप खुद खरीद सकते हैं, जैसे बिग आइटम्स, पूरा आप एंटायर प्रोजेक्ट को मैनेज करें। मैनेज हम करेंगे, आपके मजदूर्स को हैंडल करना, टाइम को हैंडल करना, क्या चीज़ कब होगी, क्या चीज़ कब फिनिश होगी, मतलब पूरा मैनेज भी हम करेंगे। सही सही। सिर्फ कंसल्टेंसी में तो मैनेज आपको करना पड़ता है, बाकी हम आपको गाइडेंस दे रहे होते हैं, सारी एड्रेसेस बता रहे मशवरा होते दे हैं, मशवरा दे रहे होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि हम उसको प्लान हम कर रहे होते हैं, हम अपना परचेजिंग पूरा आपकी उठा के आपको दे देते हैं कि ये अब आप कीजिए, मगर आप हमें कॉस्ट बता देते हैं। हाँ, आप मतलब जो मेजर परचेजिंग है वो आप खुद डायरेक्टली कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब सोलमास देखें, आम तौर पे ना आजकल जो घर हैं वो छोटे हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपार्टमेंट लेते हैं, अक्सर खिड़कियां बस नाम नेहात खिड़कियां होती हैं, बराबर में कोई और अपार्टमेंट बिल्डिंग की वॉल होती है। तो जो डार्क और डिंजी प्लेसेस होती हैं या स्मॉल और डार्क रूम्स होते हैं, वहाँ पे वो वाइब नहीं आती। थोड़े अरसा वहाँ रह के हम डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, और हम कुछ फर्नीचर ख़रीदने में भी गलतियाँ करते हैं, हम कुछ कलर सिलेक्शन में भी गलतियाँ करते हैं। मेजर। तो आप ये बताइए कि अगर एक डार्क और स्मॉल रूम है, उसको किस तरह से ब्राइट और स्पेशियस दिखाया जा सकता है? इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपकी बात है आजकल घर छोटे होते हैं, और दूसरी जो इसमें जो फॉल्ट वाली बात है वो ये है कि फर्नीचर हमारा जो रेडीमेड होता है ना, हमारा इंटीरियर डिज़ाइनर हमारा सोफे और पर्दे वाला होता है आमतौर से ना, उनके भी बाहर लिखा होता है इंटीरियर डिज़ाइनर सर्विसेज अवेलेबल। बिल्कुल। और उनकी जो सोफे और पर्दे होते हैं ना वो स्टैंडर्ड साइज और के ब्लू होते हैं। कलर के भी हाँ, होते और वो हैं। स्टैंडर्ड साइज होता है, मतलब एक बड़ा सोफा होता है तो लग्जरियस है, बड़ा है, बहुत अच्छा है। अब वो बहुत बड़ा अच्छा लग्जरियस और डार्क सोफा जब आप छोटे कमरे में लेके रखेंगे तो वो बिल्कुल सब तो सर पे आ आधी जाता है। कमरा तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना। True. तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जब आप इंटीरियर डिज़ाइन हायर कर रहे होते हैं, ये आप थोड़ा सा जहन में बिठा लें कि आपको कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है। बिकॉज हम लोग कभी भी यूजुअली मेजर केसेस में हम स्टैंडर्ड फर्नीचर नहीं यूज़ करते, कस्टमाइजेशन करते हैं, चाहे वो आपका कारपेंटर हो चाहे हमारा सोफे वाला हो, लेकिन हम बनवाते हैं। आप रूम के हिसाब से सोफा बनवाएंगे, डिज़ाइन भी उसके हिसाब से हो, साइज़ उसके हिसाब से हो, ख़ास तौर से छोटे स्पेसेस की जो आपने बात की, उसमें तो डेफिनेटली मस्ट है कि श्रिंक सोफे के जो स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं वो रेडी में नहीं रखते हैं लोग, तो शोरूम्स हैं वो रेडी में नहीं तो रखते हैं। पहली चीज़ तो हो गई कि प्लीज़ अपने फर्नीचर का साइज छोटा रखें, छोटा वो जो फर्नीचर शोरूम में अच्छा लग रहा है वो कमरे में आके सर पे आ भी नहीं, जाएगा। और वो राउंड डिजाइन्स होती हैं जी, विक्टोरियन जी, टाइप की, तो 2-2 फीट 4-4 फीट तो सिर्फ हैंडल नहीं लेना होता है आपका, तो कमरा तो बचा ही नहीं ना उसमें, चलने की जगह नहीं बच रही। बिल्कुल नहीं बचेगी। तो डिज़ाइन भी आपके हिसाब का होना चाहिए, साइज़ भी आपके हिसाब का होना चाहिए, कस्टमाइजेशन की तरफ जाएं, डरे नहीं इंटीरियर डिज़ाइनर के आइडिया से। इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं भाई आप दिल बड़ा करें। हाँ, दिल बड़ा करें। वो एकदम मतलब एक कहते हैं कि अब जैसे एक फॉर एग्जांपल वो पिक्चर्स शायद आप हाँ दिखा बिल्कुल, रहे हो। हम लोग वो बिफोर आफ्टर की भी पिक्चर्स चला रहे हैं, और तो उसमें देखे एक होंगे नाज़रीन। विंडो है, जैसे लिविंग रूम है, छोटा विंडो है अंदर करके, तो उन्होंने ब्लाइंड्स लगा दी थी, तो हमने उसको पर्दे को हम रूफ तक लेके चले गए, मतलब फ्रॉम सीलिंग टू डाउन। हाँ, तो छोटे कमरे को अगर आप विजुअल को उठा देंगी या छत पे कुछ ऐसा फैंसी कर देंगी जिससे आए का ऊपर चला जाए आपका विजुअल, उससे लुक बढ़ जाती है। कलर्स बहुत मैटर करते हैं, लोगों को आमतौर से कॉन्सेप्ट होता है एक वॉल को तो डार्क कर दो, एक को मैरून कर दो, उस पर बहुत सारी तस्वीरें लगा दो, तो ये मॉडर्नाइजेशन हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होता, आप एक तो अपने कलर्स प्रेफर देखें, आपका मूड क्या है, हर बंदे का पर्सनल कलर की एक साइकोलॉजी होती है ना, आपने रेड कलर की एक वॉल कर दी, आज आपका मूड खराब है, आप बीमार है, अब वो रेड वॉल आपको खा रही है, है ना? वही बात है, नहीं कलर साइकोलॉजी और पर्सनल चॉइस बहुत मैटर करती है। मतलब आमतौर से लोग समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर आएंगे अपना काम करेंगे, हम तो पहले आपका पूरा इंटरव्यू लेते हैं। मतलब अगर इंटीरियर डिज़ाइनर आपसे नहीं कम्युनिकेट कर रहा, आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा, आपके मूड्स को फील नहीं कर रहा, तो दे आर नॉट डूइंग द राइट जॉब। सही। आप उस वक्त थोड़ा सा खटकें कि यार ये तो मतलब मेरे कलर भी पूछ नहीं पूछ रहा, मुझसे कुछ पूछ मेरा हाँ मुझे क्या चाहिए। हम पहले पूरी विश लिस्ट, अच्छा मैं जो विश लिस्ट मांगती हूँ ना लोगों से, उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेचारों को अपनी विश हाँ, पता भी नहीं उनको है। नहीं पता होता उनको क्या चाहिए ना, तो वो कहते हैं वो डर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और कोई तो चेंज कर लेते हैं इंटीरियर डिजाइनर। ये विश लिस्ट क्या होती है, मतलब फिर मैं कहती हूँ देखें आप मुझे बताएं आपका ख्वाब क्या है, आपका ख्वाब क्या है, आपको गूगल करके क्या अच्छा लगता है। तो इजी वे ये मैं उनको कहती हूँ, आप गूगल में देखें जो तस्वीर आपको पसंद है ना, बहुत पसंद है, वो
मुझे भेज दें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू इन कंसल्टेशंस कि मैं कहती हूँ कि ढूंढें और बताएं कि ताकि मुझे पता चले आपका माइंड क्या है। बिकॉज वो ह्यूमन, आप थोड़ी रीडिंग अगर आपकी बिल्कुल, आती हो तो आपको आइडिया हो जाता है इसकी साइकी क्या है थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक आपने टिप दी कि फर्नीचर को छोटा रखें और आप चाहें तो पर्दों को ऊंचा कर दें ताकि नज़र ऊपर तक जाए। और इसके अलावा क्या? जैसे आर्ट पीसेस में होता है, लोग आपने देखा होगा घड़ी कहीं लगी हुई है, फ्रेम 2-4 तस्वीरों के कहीं और लगे होंगे। छोटे कमरों में क्लटर को अवॉइड करें और एक सिंगल बड़ी फोटो लगाएं ताकि फोकस उधर जाए। या तो कोई फैंसी, अगर आपने मिरर एरिया है, कोई डाइनिंग एरिया है, कोई ड्राइंग रूम एरिया है, कोई वॉकवे है, उसमें आप मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव जो सरफेसेस हैं, जैसे आपके जो टेबल्स रखे हुए हैं उनके अगर सरफेसेस रिफ्लेक्टिव मिरर हो, कर दें। हाँ मिरर कर दें, या कोई भी या रिफ्लेक्टिव ग्लास हो कर दें ताकि वो हाँ, जो डार्क ग्लास अगर उसका मटेरियल भी है तो वो फ्लैट ना हो, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन उसमें ब्लॉक लाइट ना करे। हाँ लाइट आ रही हो ना, तो विजन्स ब्लॉक ना हो। अच्छा, सॉरी मैं ये आपको जो आपने मिरर, मैं एक्चुअली रिपीट इसलिए करती जा रही हूँ कि लोगों के दिमाग में बैठता जाए। जो आपने मिरर्स का इस्तेमाल कहा वो बहुत इफेक्टिव होता है छोटी स्पेसेस में। आपने एक बड़ा सा मिरर एक कमरे में लगाया तो लगता है इतना ही कमरा एक्सटेंड आगे भी हो रहा है ना। हाँ सही बात है। अच्छा, इसमें मिस्टेक लोग ये करते हैं, जब खुद करने जाते हैं ना तो वो पूरी वॉल को मिरर कर देते हैं ऊपर से नीचे तक। वो मतलब एक इंटीरियर डिजाइनर जब जाता है ना, कोई अच्छा कमरा सेट हुआ होता है, उसको आइडिया हो जाता है कि ये खुद किया हुआ है या किसी इंटीरियर डिजाइनर ने किया, क्योंकि वो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो जब कॉमन मैन करता है ना वो खुद वही मिस्टेक्स करता है, गड़बड़ कर देता है। हाँ, वो पूरे वॉल को एकदम वॉल टू वॉल मिरर कर देगा। वो बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है और वो फिर आपकी सारे फ्लॉज भी दिखाता है। हाँ, और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, और मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। एक अजीब मतलब एक वो मिराज सी लुक बन रही होती है कि बंदा कंफ्यूज होता है बैठ के ना वहाँ पे। तो वो जरा सेटिंग में। अच्छा, अब आप बता रही थी कि कोई पीसेस जो हैं वो या कोई डेकोरेशन पीस है कुछ है तो बहुत ज़्यादा क्लटर ना करें। नहीं, क्लटर तो छोटे स्पेसेस को बिल्कुल भी ना करें। मतलब एक सिंगल पीस प्रेफर करें। स्टैच्यू रखना है, लैंप रखना है, एक बड़ा लैंप रखें। पेंटिंग्स रखनी है, एक कोई बड़ी सी पेंटिंग लगा लें या एक मिरर लगा लें। क्लटर छोटे स्पेसेस को बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, और साइड टेबल्स ना रखें, कॉर्नर लैंप रख दें। हाँ, साइड टेबल्स का आजकल वैसे भी मतलब अगर छोटी इतनी डिस्टेंस जैसे है हमारा फैशन में नहीं और चाय मतलब सब इधर ही रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में साइड टेबल का इस्तेमाल नहीं होगा। साइड टेबल सिर्फ उस वक्त यूज़ होता है कि अगर आपका हाथ मेन टेबल पे नहीं जा रहा, कुछ आपको सर्व हुआ है, आपने वहाँ रखना है, तो उसमें भी वो ये है कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस पे जाएं। जो फोल्डेबल साइड टेबल्स हैं, 3-in-1 वाले हैं या ये मूवेबल हैं। मैंने तो अब देखा छोटे स्पेसेस में यहाँ पर भी वो 3-in-1 वाले टेबल्स होते हैं ना, बीच में बल्कि रखे उसमें वो सीटें भी निकल आती है, डाइनिंग भी बन जाते हैं, वहीं बच्चे को भी बिठाते हैं। हाँ। अच्छा सोलमाज, ये भी लोग गलती करते हैं, बहुत छोटे स्पेस में बहुत दफ़ा सेंटर टेबल की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि चलने की जगह नहीं होगी तो आप सिर्फ एक कॉर्नर टेबल रख दीजिए। तो उसमें साइज़ का हिसाब होता है बेसिकली। एक हमारा होता है कि मिनिमम आपकी 2 फीट लेग स्पेस होनी चाहिए, और अगर आपका बीच में 5 to 6 फीट का फ्री है तो आप सेंटर टेबल रखें और उसको भी फिर साइज़ का कस्टमाइजेशन कराएं। स्टैंडर्ड आप 4x4 का टेबल ला के रखेंगे तो वो वैसे भी फंसेगा। बिल्कुल, तो कस्टमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कलर्स। हमारे यहाँ मरून, ब्राउन और डार्क ब्लू, ग्रे, हाँ डार्क ये सोफे क्यों, ताकि मैले ना हो, है ना? ब्राउन, बेज, हाँ इस कलर के ना। कलर्स का आप क्या सजेस्ट करेंगी फॉर स्मॉल स्पेसेस? कलर्स का देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वो होता है, लोगों को मेंटेनेंस का इशू होता है, तो सोफों पे आप न्यूट्रल्स पे जा सकते हैं। न्यूट्रल कलर्स एक तो हम कहते हैं ना, न्यूट्रल कलर्स होते हैं वो। अच्छा, फिर लोग कहते हैं अच्छा मेरा ग्रे सोफा है, उस पर ये वाले कुशन सूट करेंगे, तो भाई ग्रे न्यूट्रल कलर है, ठीक है, ग्रे पे कुछ भी सूट कर जाता है। अगर वाइट हो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, लेकिन ग्रे हो गया आपका, बेज, लाइट बेज हो गया, डार्क ब्लू हाँ, हो गया। ये डार्क ब्लू पे वो रिस्की होता है, डार्क ब्लू पे आपको देखना पड़ता है। अच्छा, मैंने डार्क ब्लू पे लाइट कुशंस देखे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट स्ट्राइप्स। हाँ, लेकिन वो ऑफ कलर नहीं होना चाहिए फिर उसमें। हाँ हाँ हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन में। बट ग्रे में आप कोई भी कलर यूज़ करें वो बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज वो एक न्यूट्रल कलर है। सही। तो इसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बड़े पीसेस को हमेशा लाइट कलर्स रखें, क्योंकि बड़ा पीस आपका विजन एकदम ब्लॉक कर देता है। अगर आपको डार्क ब्लू या रेड या मरून बहुत पसंद है तो आप अपने कुशंस में अप्लाई कर लें, आप अपने पेंटिंग्स में उसको अप्लाई कर लें। पर्दे ना लगाएं, पर्दे ना लगाएं और मरून सोफा पर्दा ना नहीं लगाएं। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कारपेट भी, क्योंकि स्पेस का एहसास नहीं देगा ना, वो डिफाइन कर देगा। अगर आपने मरून कारपेट डाला है तो उसको बता देगा कि 6-10 बाय 10 का कमरा है। हाँ, ये है मतलब ऑब्वियसली। अब आजकल तो वैसे भी वो रग ज़्यादा चलते हैं ना, छोटा पीस हो गया थोड़ा कलर डालने के लिए, वो एसेंट कलर डालने के लिए, तो आप डिफरेंट तरीके से कलर्स को यूज़ करें। मतलब ये नहीं है कि वही ट्रेडिशनल तरीके से कलर्ड सोफे रख लिए, वो ना करें। जो एक्सेसरीज हैं उनको कलराइज कर दें आप। मतलब टेबल को वाइट रखें, टेबल के ऊपर डेकोरेशन को कलर्ड कर दें, तो इससे थोड़ी सी कलर भी आपका जो फेवरेट है वो आ जाएगा,
और ये कि वो जो विजन ब्लॉक हो रही है वो नहीं होगी उसमें। ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड कोई एक मशवरा जो आप सबको देना चाहेंगी जो आपने एक्चुअली भुगता हुआ है कि भाई ये मिस्टेक नहीं किया करें वाइल डेकोरेटिंग अ हाउस? ट्रस्ट करें अपने इंटीरियर डिज़ाइनर को। अगर वो आपको कह रहा है कि ये पूरा काम आपका 20 दिन में नहीं होगा तो उसको ट्रस्ट करें, और आप दूसरे बंदे के पास जो आपको कह देगा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, ये बिल्कुल मिस्टेक। 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता, वो साल रुलाते I हैं। know. मेरे अपने पास इतने ऐसे केसेस आए हैं जो मैंने उनको कहा मुझे 3 महीने दें, कम से कम 4 महीने दें, और उनका हमारे पास टाइम ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, सिर्फ 1 महीना। एंड वो गए, उन्होंने ऐसे बंदे को दे दिया जिन्होंने कहा मैं 20 दिन में कर दूंगा, और साल बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया रोते क्या आ जाए आप आगे ठीक नहीं, करें। अब बजट भी खत्म हो गया ना, मसला ये हो जाता है। बिकॉज वो जो बंदा होता है ना जो आपको कहता है 20 दिन में मैं कर दूंगा, उसने जो आपको साल रुलाया तो आपका तो बजट गया खत्म, और उसके बाद वो कह रहे हैं हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी ग्रे स्केल पे। और इंटीरियर डिज़ाइनर को ग्रे स्केल से इन्वॉल्व करें प्लीज़। सारी पेंट होने के बाद, सारी लाइटें लगने के बाद, सब आपकी फोकल लाइटें जब लग गई, वायरिंग हो गई, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइनर का सिर्फ आधा काम रह जाता है। तो आप जब अगर घर बन रहा है तो ग्रे स्केल से इन्वॉल्व करें, और अगर पूरा रिवैम्प करना है तो बिल्कुल कुछ भी हाथ लगाने से पहले उसको इन्वॉल्व करें। सब तोड़ फोड़ के फर्नीचर खरीदने के बाद कोई फ़ायदा नहीं अब कोई जादू की छड़ी नहीं है इंटीरियर डिज़ाइनर के पास। आखिरी एक सवाल रह गया मुझे मैं भूल गई थी। वॉल्स पे भी लोग बहुत डार्क कलर करा देते हैं, तो वो भी आपके कमरे को छोटा दिखाता है? ये हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग क्या है। जैसे अभी एक पिक्चर्स में हमने किचन की तस्वीरें हैं, बहुत छोटी स्पेस है लेकिन उसकी एक पूरी वॉल ब्लैक है, बल्कि कैबिनेट्स भी ब्लैक हैं। अच्छा। लेकिन वो जगह इतनी छोटी है, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें हमने बहुत रिफ्लेक्टिव लगाई हैं, सरफेसेस सारे रिफ्लेक्टिव हैं। और शैंडलेयर आप देखें, उसमें किचन है हालांकि, लेकिन उसमें वो क्रिस्टल का शैंडलेयर यूज़ हुआ है, और एक तरफ वाइट, वो ब्लैक एंड वाइट की थीम थी, हाफ ब्लैक हाफ वाइट। मतलब उनको एक बहुत क्रिएटिव सा किचन, और वो इतनी सी जगह में चाहिए था, और चूल्हा भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, माइक्रोवेव भी चाहिए। चैलेंज हो गया सब मतलब सब उसमें सब कुछ बन गया, और कम्प्लीटली एक वॉल पूरी हाई स्पेस की वॉल ब्लैक है। अच्छा, लेकिन ये कि उसको टेक्निकली अगर आप लेके चलें, हाँ, लाइट्स आपको उसको प्रॉपर बैलेंस करना आना उसके चाहिए। सामने वो क्रिस्टल की जो ग्लास हैं वो शाइन कर रही हैं, आपके स्पॉटलाइट्स प्रॉपर लगे हुए हैं। तो वही बात है कि टेक्निकल चीज़ें थोड़ा सा आप इंटीरियर डिज़ाइन, वही बात है कि इंटीरियर डिज़ाइनर को ट्रस्ट करें। थैंक यू सो मच सोरबाज। आपकी पिक्चर्स भी चल रही होंगी, यकीनन आप लोगों को मशवरा सही देती होंगी। हमारा मसला है ट्रस्ट इशू, और दूसरा हम हर चीज़ में पैसे बचाने की कोशिश में अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जो है हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मुझे एक सुरमास की बातों पे ना, किसी के घर गई थी, मुझे अभी तक वो घर नहीं भूलता। उनके पर्पल सोफ़े थे, पर्पल उनका वो था, कारपेट था, पर्पल ही पर्दे थे, और पर्पल ही उन्होंने फूल प्लास्टिक के सामने रखे हुए थे। और फिर मुझे कहीं थी, देखो मैंने पूरी पर्पल थीम पे घर सेट किया है। तो आई जस्ट रिमेंबर दैट। प्लीज़ आप अगर किसी को हायर करते हैं तो उस पर ट्रस्ट भी करें, पहले अपना होमवर्क करें, आप देखें, और अगर आपको ज़रा भी लगता है कि हाँ इस शख्स का काम मुझे पसंद आ रहा है, तो एक तो ट्रस्ट करें, दूसरा ये बात अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसका वक्त लग रहा है, उसका दिमाग आपके साथ खप रहा है, उसके पैसे होते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता। हम लोग सर्विस के पैसे नहीं देना चाहते। इसी बात पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम पहुंचेंगे शेफ़ साइमा के किचन में और देखेंगे कि कटलेट्स कहाँ तक पहुँचे। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ मेरी फेवरेट जगह, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और मज़ेदार सा कुछ ना कुछ तैयार होता है, जिसको फिर हम खाते हैं प्रोग्राम ख़त्म करते ही। और आप यकीन करें, आज तक शेफ़ साइमा ने जितनी रेसिपीज़ बनाई हैं, ये मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कह रही हूँ, और हम सब पूरी टीम गवाए, वो बहुत मज़ेदार होती हैं। तो हम इंजॉय यूजली कर रहे होते हैं प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद तक। जी साइमा, कहाँ तक पहुँचा आपका ये कटलेट्स? मावी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मेरा दिन जो है ना वो पूरा, यू मेड माय डे। नहीं साइमा, आप हमारी क्या कहते हैं, आप हमारी पेट पूजा करते हैं। इतना नमक हलाली तो बनती है। नहीं, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा कम कर लूँ? जी बिल्कुल कर लीजिए, काला करेगा। माविश, ये थोड़े से मैंने कटलेट्स यहाँ फ्राई कर लिए हैं, थोड़े से हम सामने करेंगे कटलेट्स फ्राई, और फिर साथ साथ हम पोटैटोज़ के बारे में कुछ अपने फैक्ट्स
टिप्स भी बताएंगे और मालूमात भी शेयर करेंगे। तो मैं आपको ही दूँ? आप जी बिल्कुल दे दीजिए, थैंक यू। और थोड़ा सा आप पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं हो कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाए। हाँ, मैं इसको बल्कि डालती जाती हूँ। महविश, आप वैसे नोट कर रही होंगी कि उनका जो क्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी नज़र आ रहा होगा आपको। बिल्कुल। और कैमरे में भी हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं, ये हटा दूँ क्या? ये हाँ ये प्लीज़ हटा दीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कटलेट जो है वो मिनी साइज़ का भी रखा है, ताकि अगर आपको कोई बाइट साइज़ बनाने हो और इसको आपने एपिटाइज़र के तौर पे अगर सर्व करना हो तो आप बाइट साइज़ भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा माविश, क्या आप जानती हैं कि पोटैटोज़ जो है वो सबसे पहली वेजिटेबल थी जो कि स्पेस पे ग्रो की गई। स्पेस में ग्रो? मार्स में ना? जी नहीं, मार्स में नहीं। मार्स में कोई, अच्छा चले मैं वो अलग से फैक्ट लाऊंगी। मार्स में भी कोई कुछ ग्रो हुआ था? नहीं, मार्स पे कोशिश की गई थी लेकिन हो 50 नहीं साल सका। पहले आज से। मैंने वो, आपने मूवी देखी होगी मार्शियन, उसमें वो मार्स में वो जो अपने आप को पूरा बचाने के लिए पोटैटोज़ ही ग्रो करते हैं। तो वो मैं कल सोच ही रही थी, तो मैंने कहा आज चलें डिस्कस भी करेंगे इसको। और वैसे जो है पोटैटोज़ सबसे ज़्यादा इसकी काश्त, और सबसे पहले जो इसकी काश्त हुई वो सदर्न अमेरिका में हुई, और सदर्न अमेरिका के बाद फिर यूरोप। और जो पोटैटो वर्ड है वो स्पेनिश लैंग्वेज पटाटा से आया है। अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि वो कहाँ से आया था, नहीं। ठीक है, आपको वहीं तक का पता है। ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि साथ साथ हम लोग भी अपनी डिश के साथ सही, सीखते सही, चले सही। जाते हैं, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा, हमें सिर्फ खाने के हद तक शौक होता है ना माविश, ऑफ कोर्स, है ना? तो और क्या चाह रही हैं? एक नॉलेज भी होती रहती है, तो वो भी इसका भी एक अपना मज़ा है। सही। और इसके अलावा जो अमेरिका की स्टेट है आइडाहो, वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो पोटैटो के लिए डेडिकेट किया गया है। वहाँ पे विज़िटर्स जाते हैं और पोटैटो की सारी इवॉल्व कैसे हुआ ये, और इसकी डिफरेंट कल्चर में क्या अहमियत है। इसके अलावा पोटैटो से रिलेटेड हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। आप लोग जो है गूगल पे सर्च करें, और इसके बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल है और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जिनको पोटैटो खाने का शौक़ है उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि पोटैटो कितनी जद्दोजहद करते हुए हम तक पहुँचा। और अब बेचारा जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर हम लगे हुए हैं इसका ना कत्लेआम में, कत्लेआम और कतलियाँ भी बना रहे हैं। जी। और अब जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आलू की काश्त होती है वो चाइना में होती है। ठीक है, चाइना के बाद अगर देखा जाए तो अमेरिका और यूक्रेन, रशिया, इंडिया, ये सब चाइना के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, आलू के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर मैं आपसे एक बात और शेयर करूंगी कि अभी मैं छुट्टियों पे गई हुई थी चंद अरसे पहले स्कर्दू। तो स्कर्दू की जो है वो मेन काश्त गंदुम और आलू वहाँ बहुत हर जगह आलू, यानी मैंने खेतों में उतर कर, मुझे ये फोक दीजिएगा, पूछा सबसे कि भाई कि ये क्या है। हाँ, उन्होंने कहा तो ये आलू है। आपने कुछ और उगा लो भाई। बीट वहाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। और तो आलू, ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ आधा साल तो मेरा ख्याल है। हाँ, मगर आलू की एक ख़ास बात कही जाती है कि इसको किसी भी एल्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हर मौसम में, हर जगह, ऊंचाई, ज़मीन पे कहीं पर भी आप काश्त कर सकते हैं। तो आलू बहुत ही बेचारा सा एक बेचारी सी एक सब्ज़ी। एक तो बेचारा हर चीज़ में घुल मिल जाता है। आप कीमे के साथ बना दें, आप किसी भी चीज़ के साथ, और वो हर जगह उगाया भी जा सकता है। बिल्कुल। बल्कि मैंने चंद अरसे पहले घर में पोटैटो डोनट्स बनाए थे। सेवरी नहीं, मीठा। हाँ, मीठे में। हम आमतौर पर शकरकंदी का मीठा तो बनाते हैं। हाँ, मगर आलू का मीठा, आलू शकरकंदी की खीर कितनी मशहूर बहुत है, मज़ेदार होते हैं। लेकिन आलू के जो है डोनट्स मीठे में, क्योंकि सेवरी में तो हम उसको ऐसे कर लेते हैं ना, चिकन मिन्स के साथ मिक्स करके और डोनट्स की शेप में कर दिया। और इंशाल्लाह आगे अगर मौका मिलेगा तो वो मैं सिखाऊंगी। आलू के डोनट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आलू के डम्पलिंग्स भी बनते हैं, मतलब वो सामा अच्छे मज़ेदार बनते हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मैंने कहा मैं फरमाइश कर लूँ कि सामा यहाँ बनाए, और उसके बाद फिर नहीं, बहुत अच्छे बने थे। हलक से ही ना उतरे। मैं जो हूँ वो उसकी रेसिपी भी यहाँ सिखाऊंगी आगे आने वाले दिनों में। टिश्यू चाहिए?
टिशू की मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं है, इसको मैं निकाल ही लेती हूँ। आप ये माविश इसको ज़रा चूल्हा बंद कर दीजिए प्लीज़। इसको हाँ मैं थोड़ा सा ये आप ज़रा इसकी क्रिस्पीनेस चेक ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और इस वक्त जो है वो मुझे इंतज़ार होता है कि मैं नाज़रीन से कहूँ कि अल्लाह हाफ़िज़ और फिर हम इसके पार्टी साथ ही, करें। हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ही जो है वो आलू के चंद फ़वाइद स्किन के लिए, क्योंकि आलू में अच्छा स्किन के फ़वाइद आ जा रहे हैं। कल नूडल्स पे कोई अरे। स्किन के फ़वाइद नहीं थे ना, तो मैं यही सोच मैं रही आज थी। ख़ास तौर पे आपके लिए जो हूँ ना, अच्छा लगाना गृहिणी कुछ के नहीं है, लिए मैंने कर बनाना आई भी है। कुछ नहीं है, बस लेकिन सुन सुन के खुश होते रहना है। माविश उसके लिए आलू जो है आपको पता है इसमें विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा, पोटेशियम भी है, और ये फाइबर भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, तो ये आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है बहुत ज़्यादा। और फिर वही बात हम करेंगे कि अगर हम कोई भी चीज़ मॉडरेट उसमें यूज़ कर रहे हैं, अंदाज में मॉडरेट फॉर्म में हम यूज़ करें तो इत्तेदाल से अगर हम यूज़ करें जी तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो आप ना फिर करें। बिल्कुल देखें, वो तो फिर एक अलग ही मामला आ जाता है ना कि आपने फिर वो चीज़ छोड़ ही देनी है, बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे स्किन की बात कर रही थी कि आलू स्किन हमारी स्किन के लिए कितना मुफीद है, ठीक है। तो जैसे हमारे फेस पे पिगमेंटेशन Aging हो के जाती है जी, एजिंग के लिए आप बताएं। मैं टाइटनिंग के पिगमेंटेशन लिए होता है ना? ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी होता है, और अगर आप आलू के स्लाइसेस काट के उसको रब कर लें, खाली सादा रब कर लें, तो उसका जूस जो है वो आपकी स्किन की क्लेंजिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ब्राइट भी करता है स्किन, और विटामिन सी चूँकि इसके अंदर है, तो आप इसके साथ आलू को ग्रेट करके उसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लें, और फिर एक और विटामिन सी हमने इसमें ऐड करना है जो कि है लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस हमने उसके साथ मिला के इसका एक पेस्ट या मिक्सचर सा बना लेना है। उसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें फॉर 5 to 10 मिनट्स, उसको ड्राई होने दें, और फिर आप नॉर्मल टैप वाटर से अपना फेस वॉश कर लें। इसका फ़र्क मतलब इसका फ़ायदा ये है कि जो भी पिगमेंटेशन हमारे फेस पे हुई होती है या डार्क स्पॉट्स होते हैं, जब आप उसको टारगेट करते हैं और इसको आप हफ्ते में अगर 2 बार यूज़ करेंगे तो इससे काफ़ी अच्छे नताइज आगे हासिल होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये बहुत अच्छा एक फ़ायदा था, क्योंकि स्किन हमारी अक्सर हम लोग धूप में भी एक्सपोजर हमारा रहता है ज़्यादा, तो आप लोग घर में इसको ट्राई करें, हमें ज़रूर फीडबैक दें, रेसिपी ट्राई करें। सनबर्न के लिए साइमा आप ही रिसर्च करके लाएगा। आई थिंक टमेटोज़ भी, अगर टमेटो जूस आप फेस पे लगाएं तो वो सनबर्न ये के लिए। सारी चीज़ें, ये सारी जो हम रेमेडीज़ हैं ये बहुत अच्छी हैं सनबर्न के लिए। और मैंने आपको बेसन का, आपको याद होगा, बताया था कि सन टैन अगर आपको हो जाए तो आप आपने बेसन को को हनी के साथ फेस पैक बना के आप उसको लगा लें, सही। अप्लाई करें। इस तरीके से जैसे जैसे हम अपनी रेसिपीज़ आगे लोगों को बताते चलेंगे, उसके तो साथ उसी तरह आप कोई ना हसीन से हसीन तर होते जाएंगे, इस क्योंकि तरीके साइमा जो है वो हर सब्जी से कोई शक्ल का मास्क ज़रूर बताएंगी। थैंक यू सो मच साइमा, Thank you, हमेशा की माविश। तरह एक और मज़ेदार डिश बनाने का। और मैंने जो आपने कीमा बनाना सिखाया तो मैंने ट्राई किया, अच्छा बना था। चलें, thank you so और कटलेट्स में जो है वो बच्चों को आपको पता है हमेशा कटलेट्स और स्पेगेटी जो चाउमीन बनाया था, आई एम थिंकिंग कि मैं वीकेंड पे बना लूँ, क्योंकि इतनी सारी कटिंग में मैं बच्चों को ही लगाऊंगी कि चलो मिलके सब हाँ, काटते वो हैं एक बनाते हैं। एक्टिविटी हो जाती है। एक्टिविटी ज़्यादा फैलान हो जाता है ना? फैलाव बच्चों तो को अम्माओं के लिए होता ओह है हाँ, ना? समेटना हमें पड़ता है। समेटना पड़ता है, बिल्कुल। तो जनाब आली, आज का वक्त हुआ ख़त्म। किस तरह ये वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, इतनी इंटरेस्टिंग मेहमानों के साथ मुलाकात और साइमा की मज़ेदार रेसिपी के साथ के पता ही नहीं चलता। आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह 9 में। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें और ये बनाइए, और हमारे YouTube चैनल पे और Facebook पेज पे ज़रूर फीडबैक दें। और अगर आप कुछ चाहते हैं हमसे कि भाई अब साइमा को ये रेसिपी बनानी चाहिए या हमें एक सर्टेन गेस्ट बुलाना चाहिए हम अपने प्रोग्राम में, तो आप हमें अपना फीडबैक दीजिए। इंस्टाग्राम, Facebook और YouTube सब पे H Now TV के नाम से हम मौजूद हैं। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।